हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करते हैं बीए के चैप्टर नंबर 4 साम्राज्यवाद, इसके सिद्धांत एवं विकास की आज बात। साम्राज्यवाद के उदय के क्या कारण है? साम्राज्यवाद के उदय के क्या कारण है? आर्थिक कारण कि आर्थिक व्यवस्था से क्या कारण है? पहला है अत्यधिक उत्पादन। अब औद्योगिक क्रांति के आने से यूरोपीय देशों में उत्पादन क्षमता थी वो अत्यधिक बढ़ गई थी। मध्यकाल में तो घरेलू पद्धति से उत्पादन किया जाता था, वह स्थानीय तौर पर किया जाता था, जिससे सिर्फ देश की जरूरतें ही पूरी हो जाती थी। अब सब कोई छोटे छोटे धंधों में काम करता था, तो इसलिए पहले सभी देश में पूर्ति हो जाती थी। लेकिन औद्योगिक क्रांति जब 1870 में आई तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि उत्पादन क्षमता अत्यधिक तेज हो गई, उत्पादन क्षमता अधिक हो गई। अब उत्पादन क्षमता अधिक हो गई तो उसको बेचने के लिए भी जगह चाहिए। अब उसको यूरोपीय देशों में तो बेचा नहीं जा सकता था, क्योंकि यूरोपीय देशों में विदेशी माल पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब उत्पादन ज्यादा हो गया तो उसको बेचने के लिए व्यापारियों ने क्या किया कि सरकार पर दबाव बनाया कि विकसित राष्ट्रों पर हमला करके उन पर उपनिवेश स्थापित करें और उनकी मंडियों में अपना माल बेचें। दूसरा, अतिरिक्त पूंजी, कि जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति हुई, वस्तुओं की मांग बढ़ी तो वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आने लगी, क्योंकि उत्पादन ज्यादा बढ़ गया तो वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आने लगी। अब गिरावट आने लगी, गिरावट आई और उत्पादन तो तेजी से बढ़ ही रहा था। इससे क्या हुआ? पूंजीपतियों को अधिक लाभ होने लगा। अब अधिक लाभ होने लगा तो पूंजी ज्यादा होने से उनको निवेश करना चाहते थे, पूंजीपति में निवेश करना चाहते थे, लेकिन वो निवेश करे कहाँ? क्योंकि यूरोपीय देशों में निवेश करने का कोई ज्यादा लाभ उन्हें नहीं होता था। इसलिए उन्होंने अपना रुख किसकी ओर किया? अविकसित राष्ट्रों की ओर, क्योंकि वहां कम पैसे में मजदूर मिल जाते थे, कच्चा माल सस्ते में मिल जाता था और न ही कोई होड़ करने वाला था, क्योंकि वहां सिर्फ वही काम करेंगे और कोई करेगा भी नहीं, होड़ भी कम थी, यानी प्रतिस्पर्धा न के बराबर थी। इसलिए साम्राज्यवाद का उदय हुआ। तीसरा है कच्चे माल की आवश्यकता। अब यूरोपीय देश में औद्योगिक क्रांति के कारण उद्योग धंधे तो चल पड़े, लेकिन वस्तुओं को निर्माण करने के लिए कच्चे माल की तो आवश्यकता थी। अब कच्चा माल जैसे लोहा, टीन, रबड़, मैग्नीज, ये आदि जो चीजें थी वो कहां से ले? क्योंकि अपने देश की तो वो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन वो कम पड़ रही है। क्या हुआ कि वो सरकार पर दबाव बनाने लगे कि वो अविकसित राष्ट्रों पर अधिकार करे, उन्हें अपने साम्राज्य में सम्मिलित करे। और औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ? कृषि का ह्रास हुआ था। अब कृषि का ह्रास होने से खाने पीने की जो खाद्य सामग्री थी, जैसे तेल, चीनी, गेहूं, वो भी तो कमी होने लगी। अब उनकी पूर्ति के लिए भी उन्हें किस पर निर्भर था? अविकसित राष्ट्रों पर। इसलिए वो अविकसित राष्ट्रों की ओर चले गए, जिससे साम्राज्यवाद का विस्तार होना शुरू हो गया। चौथा है बढ़ती जनसंख्या। अब यूरोपीय देशों में खान पान की कोई कमी नहीं थी और उनका रहन सहन भी बढ़िया था, तो इससे क्या हुआ? जनसंख्या भी तेजी से बढ़ने लगी। अब यूरोपीय राष्ट्र थे वो छोटे राष्ट्र थे। अब जनसंख्या को बसाने के लिए, उन्हें उद्योग धंधे विकसित करने के लिए, उनको रहने के लिए जमीन की जरूरत थी और लोगों की जरूरत थी। अब जमीन और लोग, जो सस्ते मजदूर थे, वो कहां थे? अविकसित राष्ट्रों में। इसलिए वो अविकसित राष्ट्रों में बहुत से व्यापारी जाकर बस गए, वही व्यापार करने लगे। इससे साम्राज्यवाद को और अधिक बढ़ावा मिला। पांचवा है यातायात व संचार के साधनों का विकास। अब यूरोपीय देशों में यातायात के साधनों और संचार के साधनों का भी काफी विकास हुआ, जैसे रेलवे लाइन बिछी और सड़कों का निर्माण हुआ और अन्य संसाधन, तार व बेतार जैसे यंत्रों का निर्माण हुआ, जो संचार के क्षेत्र में क्रांति का काम किया, और आपकी शक्ति से चलने वाले इंजन और जहाजों का निर्माण हुआ, जिससे कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में काफी सुविधाएं होती थी। अब इन संचार के साधनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका और अदा की कि जब कोई विद्रोह होता था तो इन संचार के माध्यमों से एक जगह से दूसरी जगह सूचना चंद मिनटों में वो पहुंचा देते थे, जिससे कि उनके देश से, यानी यूरोपीय देशों से उनको सहायता प्राप्त हो, वे गोला बारूद लेकर आ सके।
जैसे कि जब 1857 में क्रांतिकारी युद्ध हुआ था, उस समय जब मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, तो उन्होंने 31 मार्च को हमला करने का निर्णय किया था कि अंग्रेजों पर हम 31 मार्च को हमला करेंगे। इस बात की अंग्रेजों को भनक लग गई और उन्होंने संचार के माध्यम से अपनी जो रंगून रेजिमेंट थी उसे एक दिन पहले ही बुलाकर उस विद्रोह को दबा दिया। ठीक इसी प्रकार यातायात व संचार ने साम्राज्यवाद को बढ़ाने में सहायता प्रदान की। राजनीतिक कारण, पहला है राष्ट्रीयता की भावना, कि 19वीं सदी तक यूरोपीय राष्ट्रों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होने लगी, क्योंकि विचारकों, लेखकों, धर्मशास्त्रियों ने राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी नीतियों का विस्तार किया। अब लोगों में राष्ट्रीयता की भावना फैलने लगी। अब जैसे भी फ्रांस है वो पर्सा से हार गया था, फ्रांस भी अपना राष्ट्रीय गौरव में वापस आना चाहता था, इसलिए वो भी साम्राज्यवाद का विस्तार करना चाहता था। और जर्मनी और इटली ने भी अब एकीकरण करके नया रूप धारण कर लिया था, वो भी अपने आप को विकास की दौड़ में आगे करना चाहता था और साम्राज्यवाद का विस्तार करना चाहता था। फ्लैट और डरमंड जैसे इतिहासकारों ने कहा कि संसार के मानचित्र पर निवेशों को अपने देश के रंगों में देखकर आम जनता भी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हो जाती थी, यानी बहुत ही उत्साहित हो जाती थी। तीसरा है व्यापारिक वर्ग का योगदान। व्यापारी वर्ग ने क्या किया कि व्यापारी हमेशा अपना लाभ देखता है, उसने अपने लाभ के लिए साम्राज्यवाद का समर्थन किया, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के कारण उनके पास तो माल था, उन्हें वो बेचना था दूसरे देशों में, तो इसलिए व्यापारी वर्ग ने उनका समर्थन किया। अब जैसे बैंकों ने भी इसका समर्थन किया। जब सवेज नहर का निर्माण किया गया तो बैंकों ने बहुत ऋण दिया था, और वो ऋण को तो लौटा नहीं पा रहे थे, तो इसलिए बैंकों ने दबाव डाला कि आप उपनिवेश स्थापित करो या साम्राज्यवाद का विस्तार करो। जो युद्ध का सामान बनाने वाली कंपनियां थी, जो गोला बारूद बनाती थी, उन्होंने भी इसका समर्थन किया, क्योंकि अगर युद्ध ही नहीं हुआ तो गोला बारूद किस काम का, युद्ध सामग्री खराब हो जाएगी, इसलिए उन्होंने भी साम्राज्यवाद का समर्थन किया। तीसरा है सामरिक महत्व स्थानों पर अधिकार। सामरिक मतलब समुद्र के महत्वपूर्ण स्थानों पर अधिकार। अब जो समुद्र के महत्वपूर्ण स्थानों पर अधिकार क्यों जरूरी था? व्यापार की सुरक्षा की दृष्टि से जो जलीय मार्ग थे, उनके तटीयवर्ती क्षेत्रों पर जो द्वीप या महाद्वीप थे, उन पर अधिकार करना आवश्यक था, क्योंकि जो साम्राज्यवादी देश थे, जैसे इंग्लैंड था, फ्रांस था, अमेरिका थे, उन्होंने अपने जो उपनिवेश स्थापित किए थे उन पर अधिकार जमाने या उनकी सुरक्षा करने के लिए आसानी हो, इसलिए उन्होंने ये योजना बनाई कि जो समुद्र के तटीयवर्ती क्षेत्र हैं उन पर अधिकार कर लिया जाए। तो इसमें क्या किया, इंग्लैंड ने भारत की सुरक्षा के लिए, यानी जो भारत उनका उपनिवेश था, उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया कि भूमध्य सागर पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इंग्लैंड ने मिस्र पर हमला करके उस पर नियंत्रण कर लिया। क्यों कर लिया कि भूमध्य सागर की सुरक्षा और भारत की सुरक्षा के लिए उसने मिस्र पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में ले लिया, उस पर कब्जा कर लिया। ऐसा ही फ्रांस ने मोरक्को को अपने कब्जे में ले लिया, और अमेरिका ने भी अपने जो प्रशांत महासागर था उस पर प्रभुत्व जमाने के लिए क्या किया, फिलिपाइन द्वीप पर कब्जा कर लिया। अब जो जहाजी कंपनियां थी उनके मालिकों ने भी साम्राज्यवाद का समर्थन किया, क्योंकि अगर जो तटीयवर्ती क्षेत्र या द्वीप है उन पर अधिकार करके नौसैनिक अड्डे बना दिए जाएंगे तो उन्हें इससे क्या फायदा होगा। अगर नौसैनिक अड्डे बन गए तो उनको खाद्य सामग्री, पानी, कोयला और तूफान के समय सुरक्षित स्थान और टूटे फूटे यानी जहाज की मरम्मत के लिए भी आवश्यकता पड़ेगी, और आवश्यकता पड़ेगी तो वो क्या कहां जाएंगे, वो इन नौसैनिक अड्डों से अपनी सहायता कर सकेंगे, यानी कोयला, पानी, खाद्य सामग्री, जहाजों की मरम्मत व सुरक्षित स्थान इन नौसैनिक अड्डों से उन्हें एक सुरक्षित स्थान मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने सामरिक महत्वपूर्ण स्थानों पर अधिकार करने के लिए प्रेरित किया, यानी कि साम्राज्यवादी नीति को उत्साहित किया। चौथा है सैनिक वर्ग।
अब सैनिक वर्ग ने साम्राज्यवाद को क्यों महत्व दिया? क्योंकि जो साम्राज्यवाद की नीति थी, यानी एक देश पर दूसरे देश का अधिकार किस प्रकार होता था? युद्धों के द्वारा। अगर युद्ध होगा तो सैनिक वर्ग की आवश्यकता पड़ेगी, सैनिकों में वर्दी होगी, और सैनिकों में वर्दी होगी तो उनकी पदोन्नति यानी उच्च पद पर जाने के जो चांस है वो ज्यादा हो जाएंगे। और युद्धों का कारण इसलिए भी था क्योंकि उन्हें जो साहसी सैनिक थे उन्हें यश की प्राप्ति होती थी। अब जब कोई भी युद्ध होता था तो वो दूसरे देश पर आक्रमण करके उस देश पर अधिकार तो कर लेते थे, लेकिन कई दिनों तक उस पर किसका शासन रहता था? सैनिकों का। और सैनिक शासन होने के कारण वो क्या करते थे? उन्हें लूट खसोट करके भी अपना धन अर्जित करते थे। इसलिए सैनिक वर्ग ने भी इसका समर्थन किया कि साम्राज्यवाद को अधिक से अधिक फैलाया जाए। पांचवा है साहसी व्यक्तियों व ईसाई धर्म के प्रचारकों की भूमिका। अब साम्राज्यवाद में ईसाई धर्म के प्रचारक और जो साहसी व्यक्ति थे उनका योगदान भी साम्राज्यवादी नीति को फैलाने में काफी रहा। 19वीं सदी के कुछ साहसिक व्यक्ति जो निम्नलिखित हैं, जैसे बैटन है, स्पेक है, ग्रांट है, बेकर है और डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन है, आदि नाम उल्लेखनीय हैं। इन साहसी व्यक्तियों ने क्या किया कि अफ्रीका के अनेक जो अज्ञात स्थान थे उनकी खोज की और आधिपत्य स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब ईसाई धर्म के प्रचारक की भूमिका, अब इनमें सबसे नाम पहले आता है डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन, जो कि इंग्लैंड के थे। वो भी ईसाई धर्म के प्रचार के लिए कहां गए थे? अफ्रीका में। उन्होंने 20 वर्षों तक अफ्रीका के द्वीपों में घूमकर वहां पर ईसाई धर्म का प्रचार किया और वहां की जो स्थिति थी उनका ज्ञान किया कि यह देश हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए सही है या नहीं। जब ये मरने वाले थे तो उन्होंने एक पत्र लिखकर अपने देश को सूचित किया कि जो अफ्रीका महाद्वीप है यह हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए सही महाद्वीप है। अब जो दूसरे देश थे जिसमें जापान, फ्रांस, चीन आदि आते थे, उन्होंने भी साम्राज्यवादी नीति का सम्मान किया। उन्होंने क्या किया? पादरियों, धर्म प्रचारकों, शिक्षकों आदि को देशों में उन्हें खोजकर्ता के रूप में भेजा। अब इसी साम्राज्यवादी नीति को सम्मान करते हुए जापान ने चीन में 2 अपने पादरियों को भेजा, लेकिन चीन में उन 2 पादरियों की हत्या हो गई। चीन में उन 2 पादरियों की हत्या होने से क्या हुआ? जापान को बहाना मिल गया चीन पर आक्रमण करने का। राष्ट्रीय सरकार ने पादरियों की हत्या का बदला लेने के बहाने से उन पर आक्रमण किया और एक बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। इसी प्रकार अन्य देशों ने भी अनेक रास्ते अपनाए अपने राज्य की सीमा को फैलाने के लिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।